नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सेहत। आज का सेहत है खास क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है। तो हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन भारत में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, आज भी हैं व्याप्त, जिसकी वजह से लोग रक्तदान करने से डरते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर विश्व रक्तदान दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और रक्तदान करने के क्या फ़ायदे हैं। इसीलिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबर गर्ग। डॉक्टर अंबर गर्ग, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो विश्व रक्तदान दिवस पर हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि रक्तदान जब हम करते हैं तो कई जिंदगियों को हम बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। यदि आपने अब तक नहीं किया है तो इस विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर हम आपको यही कहेंगे कि जाइए अपने नज़दीक जहां भी हॉस्पिटल में या कहीं कैंप लगाकर रक्तदान किया जा रहा है तो आप भी उसमें हिस्सा लीजिए। लेकिन हाँ, किन कंडीशंस में नहीं देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए, एक बार यदि आपने रक्तदान किया है तो उसके कितने दिनों के बाद आप दोबारा कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए रक्तदान करने के बाद, ये सब चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर अंबर गर्ग अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर रक्तदान दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू INH। रक्तदान एक मैम बहुत ही महादान माना जाता है। जब से हम लोगों की एजुकेशन हुई है MBBS के टाइम से, तब से हम लोगों को बताया गया है कि रक्तदान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रक्त जो होता है ये कई चीज़ों में काम आता है। कई सारे डिसीजेज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर हमें रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, जिसमें हर महीने खून की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को जीवन जीने के लिए। सिकल सेल एनीमिया जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके सिवाय और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या ब्लड के कैंसर्स, जिनके अंदर रक्त की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए हमें रूटीन तौर पर हम लोगों को रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो रक्त कहीं बनता नहीं है, किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। इस रक्त के लिए रक्त को दान ही करेगा। जब तक कोई मनुष्य इस रक्त को डोनेट नहीं करेगा तब तक इन पेशेंट्स को रक्त नहीं मिल सकता है। इसलिए रक्तदान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के सिनेरियो में। तो आप कितना भी पुण्य कर लीजिए, खूब दान दक्षिणा दे दीजिए मंदिरों में या कहीं और, लेकिन सबसे बड़ा दान है, महादान है, वो है रक्तदान। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। और डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, रक्तदान को लेकर दरअसल भ्रांतियाँ बहुत है और इसी वजह से कई लोग चाहते हुए भी रक्तदान करने से बचते हैं। वो कौन कौन सी और वो मिथ आप कैसे दूर करेंगे? जी, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे रक्तदान अगर हम करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। ये सबसे पहला भ्रांति रहती है लोगों को कि रक्तदान करने से हमें कमजोरी तो नहीं होगी या फिर हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमने रक्तदान किया तो उसमें हमारे इसको निडल लगाई जाएगी, उस निडल से कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा हमें, या फिर हमारे रक्त कम तो नहीं हो जाएगा जिसकी वजह से हमें रक्त चढ़ाना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखा जाए तो एक आम तौर पर बताया जाए तो एक 18 से 65 वर्ष के बीच में, 18 साल से 65 वर्ष के बीच में इंडिया में कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ऊपर है वो रक्तदान कर सकता है। जो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 65 वर्ष का है और उसका वजन 50 किलो या 45 किलो के ऊपर है वो रक्तदान कर सकता है। और रक्तदान करने के में केवल हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली हम कहें तो 3500 ml के आसपास खून होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो रक्तदान में मात्र केवल 400 ml खून निकाला जाता है 3500 में से, और वो रक्त अपने आप 15 से 20 दिन के अंदर दोबारा बन जाता है। इसलिए रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि हमारी बॉडी में दोबारा से नया खून बनता है जिससे हमारा खून और साफ हो सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पुराना खून होता है वो जाके जब नया खून बनता है तो और नया खून आता है। इसलिए हर 3 महीने के अंदर हमें रक्तदान करना चाहिए। इंडिया के अंदर जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि हर 3 महीने के अंदर व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। जी,
तो हर 3 महीने के अंदर आप रक्तदान कर सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मुझे लगता है डॉक्टर अंबर, इससे स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती होगी जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता होगा, नया खून बढ़ता होगा। देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स आप लोग लगाते होंगे अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। रक्तदान कीजिए, एक दान भी हो रहा है और आप खुद को भी खूबसूरत बना रहे हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से, मन से भी, और किसी को यदि ज़िंदगी दे रहे हैं तो ये इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर अंबर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे लेकिन, कि जब रक्तदान कोई देने आया है और जब वो उनके टेस्ट किए जा रहे हैं या उनको देखा जा रहा है कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? हमारे दर्शक भी आपके माध्यम से अवेयर होंगे इस चीज़। देखिए, रक्तदान करने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है, जो कि डोनर, जिसे हम डोनर कहते हैं, रक्तदान जो भी करता है उसे कहता है ब्लड डोनर। जैसे कि ब्लड बैंक होता है या हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं ऐसे, जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है उसे हम कहते हैं ब्लड बैंक। तो वहाँ पे जो डोनर जाता है डोनेट करने के लिए, उसे कहा जाता है ब्लड डोनर। तो उस डोनर की बेसिकली कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली तो उसकी उम्र 18 साल से 65 वर्ष के बीच में हो, उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई फीवर ना हो जब वो रक्तदान कर रहा हो, कोई डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की ये बीमारियां ना हो, अगर डायबिटीज़ हो तो वो कंट्रोल में हो। इसके अलावा और कोई उससे कोई पुराना इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, कभी HIV, HCV, HbA जो बीमारियां होती हैं, या इवन मलेरिया भी अगर 3 महीने के अंदर हुआ है तो उस व्यक्ति से रक्तदान नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो डोनर है उसको किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, जब रक्तदान ले रहे हैं उस समय कोई फीवर ना हो। जैसे कि हम देखें आजकल कोविड का काफ़ी हो रहा है, तो कोविड के भी एटलीस्ट कम से कम कोविड के 15 से 20 दिन के बाद जब मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होता है उसके बाद ही मरीज को से रक्तदान लिया जा सकता है। सो बेसिकली यही क्राइटेरिया है डोनर के, और उसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 kg के ऊपर होना चाहिए। जी, यहाँ पर डॉक्टर अंबर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान किसे नहीं करना चाहिए? देखिए हम सबको कह रहे हैं कि करिए यदि आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, तो लेकिन किन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? रक्तदान नहीं करने वाले लोगों की संख्या भी जो है इसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं। जैसे कि ऐसे लोगों को जिनको कोई लंग्स का डिसऑर्डर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को वायरल इन्फेक्शंस हों, जैसे HIV इन्फेक्शन हो, HbA हो, किसी को हेपेटाइटिस हुआ हो प्रीवियसली, किसी को मलेरिया हो, इस तरीके की जो बीमारियां हैं। और साथ में बेसिकली यही चीज़ें हैं जिनके अंदर जो भी लोग हैं जिनके अंदर कोई इन्फेक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनको रक्तदान नहीं किया जा सकता। जिनको लिवर की प्रॉब्लम्स है, लंग्स की प्रॉब्लम्स है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग भी, इनको भी रक्तदान करने से बचना चाहिए। और एज जो क्राइटेरिया वो मोस्टली 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स का है जो लोग रक्तदान कर सकते हैं। जी, यहाँ डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि जो O पॉजिटिव लोग होते हैं वो सभी को रक्त दे सकते हैं, लेकिन वो सबका ले नहीं सकते। तो रक्त से संबंधित जो भी खास जानकारी है जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो बारीक जानकारियाँ दरअसल जो आमतौर पे पता नहीं होती वो हमसे शेयर करें। रक्त बेसिकली अगर हम देखा जाए तो रक्त 3 कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है RBC, दूसरे होते हैं WBC और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। तो जब हम किसी भी ब्लड बैंक पर रक्त देते हैं तो वो रक्त बेसिकली वो लोग यूजली 3 पार्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3 पार्ट में उसको तोड़ा जाता है। एक RBC में तोड़ा जाता है, और दूसरा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो हमारे रक्त का प्लाज्मा का पोर्शन होता है उसमें तोड़ा जाता है, और तीसरा पोर्शन होता है प्लेटलेट्स। तो उस हिसाब से जिस मरीज को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है और उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, तो उस मरीज को प्लेटलेट्स दिए जाते हैं आपके रक्त में से। जिसके अंदर RBC की कमी है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको RBCs दिए जाते हैं। और जिस मरीज को मान लीजिए कोई ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में अगर उसका INR या PTINR बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। तो इस तरीके से एक यूनिट जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और उससे को अलग अलग रूप में अलग अलग मरीज को दिया जा सकता है। मतलब एक ब्लड से करीब 2 से 3 मरीजों का भला हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझ लीजिए आपसे कि जब हम देने के लिए जाते हैं, अपना ब्लड डोनेट करने हम जाते हैं, तो तमाम की यदि हीमोग्लोबिन यदि कम है तो भी हमको ब्लड नहीं डोनेट दिया जाता। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम रक्त डोनेट करने के लिए। जी, तो क्या इससे यदि कोई देना चाहे या इसके आसपास है तो कोई नुकसान हो सकते हैं? बेसिकली आपका अगर ब्लड उससे कम है तो आपको रक्त देना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको ब्लड की कमी हो जाएगी।
12.5 इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है मेल्स एवं फीमेल्स के लिए। मिनिमम 12.5 के ऊपर एचबी होता है तभी रक्तदान करना चाहिए। और ये रक्तदान शिविर में जब आप जाते हैं शिविर में या रक्तदान के ब्लड बैंक में, तो वहाँ आपका एचबी चेक किया जाता है कि वो आपका 12.5 से ऊपर है कि नहीं। अगर 12.5 से ऊपर होगा तभी आपका रक्तदान किया जाएगा। जी, इसके अलावा जब आप डोनेट कर आए हैं, मतलब रक्तदान करके आए हैं, उसके बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और वो जो 15-20 दिन का पीरियड होता है जिसमें दोबारा उतने ब्लड को रिकवर करना है, तो किस तरह का खान पान होना चाहिए? देखिए एज इट इज़ खान पान का ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल खान पान जो हम लोग खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं जिनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। बेसिकली बार बार रक्तदान जो लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं उनमें एक ही चीज़ हो सकती है कि आयरन की कमी हो जाए। तो आयरन रिच जो भी फूड है, जैसे गुड़ होता है, हरी सब्जियां होती हैं, इनको लेने से आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, जो कि दोबारा रक्त को बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे ही हम रक्तदान करते हैं तो उसके बाद हमें जब भी चेयर से उठना है तो धीरे धीरे उठना है, क्योंकि नहीं तो कई बार लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। खासकर से 15 से 20, ये अपना 18 साल से 20 साल के जो लोग रहते हैं, इन बच्चों में थोड़े से चक्कर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो लोग यूजली पहली बार रक्तदान कर रहे होते हैं। और साथ में ज़्यादा पानी पीना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप रक्तदान करके आएँ तो उसके बाद अपने को पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा रखनी चाहिए। जी, कई सारे लोग ग्लूकोज भी देते हैं, वहाँ भी दिया जाता है जब कैंप लगता है या फिर आप कहीं हॉस्पिटल में डोनेट कर रहे हैं तब। डॉक्टर साहब, इसको कितने समय तक प्रिजर्व रखा जाता है थोड़ा सा, कि कब इसको फिर यूज़ कर लिया जाता है हॉस्पिटल में? रक्तदान के जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरबीसी मतलब ब्लड जो लाल कलर का दिखता है, एक होता है एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो कि पीले कलर का या सफ़ेद कलर का दिखता है, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। जी, तो इन तीनों की अलग अलग लाइफ स्पान होती है। आरबीसी जो कि ब्लड होता है उसको करीब 35 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं ब्लड बैंक में। मतलब अगर आपने आज रक्तदान दिया है तो 35 दिन के अंदर हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको 1 साल तक यूज किया जा सकता है। मतलब आपके रक्त का जो एफएफपी है उसको हम फ्रीजर में रख देते हैं और उसको 1 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है इसका प्लेटलेट्स, जो कि 4 से 5 दिन में ही यूज़ करना होता है, जो कि ब्लीडिंग की रोकथाम में काम आता है। ठीक। डॉक्टर साहब, भारत का स्थान कौन सा है रक्तदान करने के मामले में? एज इट इज़ भारत का स्थान क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ अभी इस रक्तदान के शिविर वगैरह में और पहले से इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है। अब लोग आगे बढ़ के रक्तदान करने लगे हैं पहले के मुकाबले। जी, ब्लड से जुड़ी, खून से जुड़ी वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो आज इस रक्तदान दिवस पर ज़रूर आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, रक्तदान की सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हम लोग ही करते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट जो कहते हैं, जो ब्लड डिसऑर्डर्स देखते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं वो है थैलेसीमिया, सबसे इम्पॉर्टेंट। थैलेसीमिया के मरीज को हर महीने खून लगता है, हर महीने या हर 2 महीने में, हर महीने में 2-2 बोतल तक थैलेसीमिया के मरीज को खून लगता है, जिसकी वजह से अगर उसको ब्लड नहीं लगेंगे तो उसका रक्त हमेशा अपने आप कम हो जाएगा। तो थैलेसीमिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, इसमें भी बीच बीच में रक्त की ज़रूरत पड़ती है। प्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर खून हमारी बॉडी के अंदर भुनना बंद हो जाता है। बाकी ब्लड के कैंसर जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया हो गया, जो भी ब्लड की बीमारियां हैं, ब्लड के कैंसर्स हैं, इनमें भी रक्त बीच बीच में काफ़ी मात्रा में लगता है। तो मेनली यही बीमारियां होती हैं जिनमें रक्त की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। जी, कई लोग कहते हैं कि जब आपको ब्लड लेने की ज़रूरत पड़े तो अपने करीबी रिश्तेदारों से ही लेना चाहिए। हालांकि जब डोनेट कर रहे हैं तो किसका ब्लड किसको चढ़ रहा है नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो अपने रिश्तेदारों से ही लेना चाहिए। ये एक थोड़ा सा भ्रांति है। लोगों का ये कहना होता है कि जब हमें ब्लड लग रहा है तो कई लोग बोलते हैं कि आप हमें ब्लड हमारे ही रिलेटिव से लगाओ, या हमारे पहचान के या हमारा जो रिलेटिव है उससे लगाया जाए। ये थोड़ी सी भ्रांति है। ब्लड मोस्टली हमें उनसे लगाना चाहिए जो हमारा रिलेटिव ना हो। ये ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अपने भाई बहन या सगे संबंधी से ब्लड लगाने का। इसका कारण ये होता है कि अगर हम अपने सगे संबंधी से ब्लड लगाते हैं तो उसके अंदर एक रिएक्शन हो सकती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड GVHD, ग्राफ वर्सेस होस्ट डिसीज। मतलब बिकॉज ऑफ HLA मिसमैचिंग, जो कि हमारे सगे संबंधी या हमारे भाई बहन जो होते हैं उनमें हम आपस में मेल खाते हैं, हमारा HLA मैच होता है। तो उस चक्कर में अगर कोई पेशेंट है जो इम्यूनोसप्रेस्ड है, जिसके अंदर इम्यूनिटी कम है, उसको अगर हम अपने भाई बहन का ही ब्लड देते हैं तो उससे उसको ब्लड से रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि ब्लड जब दिया जाए तो उसे सगे संबंधियों में ना देकर किसी दूसरे और किसी तीसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, डॉक्टर साहब, ब्लड ग्रुप्स की यदि बात करें तो सबसे रेयर कौन सा होता है, किसके मिलने में दिक्कतें आती है,
और मतलब आप यदि अवेयर करना चाहें हमारे दर्शकों को कि यदि आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ब्लड ग्रुप बेसिकली हम इस बात पे हम बात नहीं कर पाए थे। बेसिकली ब्लड ग्रुप होते हैं ओ पॉजिटिव, जो हम कहेंगे ओ पॉजिटिव, जो सबसे कॉमन होता है, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और इन सबके ही नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव। सो उसमें जो कॉमनेस्ट होता है वो ओ पॉजिटिव होता है, और जो रेयरेस्ट होता है वो ए बी नेगेटिव होता है। सो इसमें बेसिकली बात यह है कि ओ पॉजिटिव जो डोनर्स होते हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि ओ पॉजिटिव डोनर किसी को भी रक्त दे सकते हैं, मतलब वो ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। हालांकि रूटीन प्रैक्टिस में हम लोग ओ वाले को ओ का ही ब्लड दिया जाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी तो उस केस में हम लोग ए बी वाले मरीज को भी ओ का ब्लड दे सकते हैं। एंड इसमें जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी नेगेटिव होता है। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप या ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, चाहे वो ओ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, बट वो भी केवल और केवल इमरजेंसी कंडीशंस में ही किया जाता है। अदरवाइज ए बी पॉजिटिव डोनर या ए बी नेगेटिव डोनर को ए बी नेगेटिव का ही ब्लड दिया जाता है। इसीलिए ए बी नेगेटिव क्योंकि बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है तो उसके लिए डोनर्स की संख्या थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा उनके लिए जो ए बी नेगेटिव के ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको थोड़ा सा ब्लड बैंक के साथ और उनके साथ कोई भी ऑपरेशन या उससे पहले से ही बात करके रखनी चाहिए कि ए बी नेगेटिव के जो डोनर हैं उनको वो पहले से बात करके बुला के रखें कि अगर उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी किसी ऑपरेशन से पहले तो उनको ब्लड मिल पाए। जी डॉक्टर अंबर, क्या कोविड वैक्सीन लगने के बाद ब्लड दे सकते हैं और कितने समय के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कोविड वैक्सीन बेसिकली किल्ड वैक्सीन होती है। हमारे जो देश में जैसे काफ़ी सारी वैक्सीन यूज़ होती हैं, तो कोई भी वैक्सीन लगने के अगर वो लाइव वैक्सीन है तो 15 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो। और कोविड वैक्सीन जो कि किल्ड वैक्सीन है तो बेसिकली ये कहा जाता है कि यू कैन इवन डोनेट इमीडिएटली आफ्टर कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन से ब्लड डोनेशन का कोई ऐसा संबंध नहीं है क्योंकि कोविड वैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है, लेकिन फिर भी यूजली 15 दिन का टाइम पीरियड बोला जाता है कि किसी मरीज को अगर कोविड हुआ है या उसने कोविड वैक्सीन लिया है, सो हम कम से कम 15 दिन तक वेट करें जब तक वो पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है जब मरीज, उसके बाद फिर उसे ब्लड डोनेट, ही कैन डोनेट द ब्लड। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो ब्लड कैंसर्स के मरीज होते हैं उनसे ब्लड यूजली नहीं लिया जाता है। ऑल्दो ब्लड कैंसर्स ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि ब्लड कैंसर्स ब्लड के थ्रू फैलते हैं, बट स्टिल जो ब्लड कैंसर का मरीज होते हैं उनके थ्रू उनसे ब्लड यूजली नहीं लिया जाता है। जी, मेरा अगला सवाल भी इसी तरह था कि क्या यदि आप ब्लड कैंसर के मरीज हैं तो ब्लड दे सकते हैं? नहीं जी, जो भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं उनको उनके लिए बेसिकली ब्लड देना डिबार किया जाता है। जी, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि प्लाज्मा डोनेशन या प्लेटलेट डोनेशन क्या होता है? जी, प्लाज्मा डोनेशन जैसे कि आज की डेट में हमने देखा कि कोविड के केस में बहुत ज़्यादा प्लाज्मा का रोल था कि प्लाज्मा डोनेट करना है, प्लाज्मा चाहिए, लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली प्लाज्मा एक ब्लड का पार्ट होता है। जो हमारा ब्लड है ये 3 चीज़ें मिलकर बना है, आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और साथ में प्लाज्मा हो गया। तो जो प्लाज्मा पार्ट होता है इसके अंदर अपनी बॉडीज़ के अंदर कई सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होती हैं। सो जैसे कि कोविड केसेस में आज की डेट में देखा गया कि जो कोविड के मरीज थे उनको जब वो रिकवर हुए तो उनकी जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इसलिए वो प्लाज्मा हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कोविड पेशेंट्स। जो कि कोविड पेशेंट्स जो कोविड पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट से क्या उनमें ऐसा देखा गया कि प्लाज्मा देने से उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया। सो ये एक रीज़न है प्लाज्मा डोनेशन का। इसके सिवाय और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी का मान लीजिए किसी को किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, जिसका PTINR बढ़ा हुआ हो, मतलब कि प्लाज्मा के प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो गए हों, कोएगुलेशन फैक्टर्स कम हो गए हों, उन केसेस में भी प्लाज्मा डोनेशन का रोल होता है। इवन बर्न्स के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी प्लाज्मा काफ़ी मात्रा में लगता है। जी, यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर एक कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं INS 24/7 के माध्यम से? जी, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही देना चाहूँगा कि एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है और किसी भी इसमें डर की बात नहीं है। इसमें जो निडल्स यूज़ होती हैं वो भी पूरी की पूरी पैक्ड निडल्स होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उन निडल से आपको कोई HIV या SCV या और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। सो रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ में कोशिश करें कि रक्त जो हम यूज़ करते हैं वो कम से कम यूज़ करें। ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए कि
रक्त जितना हम कम यूज करें जी ताकि वो दूसरे लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यूज आ पाए। जी बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब, आपने जो अपील की है दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए, हम भी यही करेंगे कि आपको रक्तदान करना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं वो निकलें समय रहते। यदि आप किसी तरह की कोई हेल्थ इशू से नहीं जूझ रहे हैं तो रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आपकी उम्र है, 65 तक आप दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर अंबर गर्ग ने बेहद विस्तार के साथ समझाया है। और आपको बता दें कि हर बार एक थीम होती है दरअसल रक्तदान दिवस की। इस बार की जो थीम है वो है रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, ऐसे में प्रयास का हिस्सा बने और जीवन बचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल मुझे और डॉक्टर अंबर गर्ग को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।